ये वीडियो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में। और इस वीडियो में मैं एक वादे के साथ में ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ कोशिका को। पहला वादा ये कि जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उन सभी को अच्छे से इसमें पढ़ाने वाला हूँ। और दूसरी चीज ये कि आपको सुनते सुनते ये चीजें याद हो जाएंगी। ये मेरा दूसरा वादा है, सुनते सुनते चीजें याद हो जाएंगी और इस तरीके से आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं अब। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पहले हम समझेंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम समझेंगे एक बहुत ही तगड़ी कहानी के जरिए पूरी कोशिका की संरचना के बारे में। तो पहले हम समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे जो कोशिका होती है इसको समझते हैं हम एक दीवार के जरिए। जिस तरह से एक दीवार बनती है छोटी छोटी ईंटों से, और अगर हम कहें कि इस दीवार की एक एक इकाई क्या है जिससे ये पूरी दीवार बनी है, तो दीवार की जो एक इकाई है वो है ईंट, जिससे कि पूरी दीवार बनी है। उस छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के पूरी बड़ी सी दीवार बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो जितने भी जंतु होते हैं, चाहे वो एनिमल हो और वो चाहे वो प्लांट हो, सभी का शरीर, सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। संरचनात्मक मतलब किसी भी जीव की संरचना का निर्माण करने में। जैसे अगर हम अपना ही उदाहरण देते हैं तो देखिए, हम लोग की आंखों की बनावट कैसी है, हम लोग की यकृत यानी कि लीवर की बनावट कैसी है, हम लोग की किडनी यानी कि गुर्दे की बनावट कैसी है। यानी कि जितने भी अंग है इनके कार्य अलग है और इनकी संरचना अलग है। संरचना अलग होने का कारण यह है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं उनका आकार अलग है, इसी प्रकार से उनका कार्य भी अलग है। जैसे हमारी आंखों की जो कोशिकाएं हैं वो देखने का काम करती हैं और इनकी संरचना अलग है। इसी तरह से हमारे जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है उसकी संरचना अलग है, उसके कार्य अलग हैं। तो इसी तरह से कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग कार्य के हिसाब से उनका आकार होता है। और इसी तरह से किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कही जाती हैं ये कोशिकाएं। तो कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं जिनको हम सीधे तौर से आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए जरूरत होती है माइक्रोस्कोप्स की यानी कि सूक्ष्मदर्शी की। और बात है बहुत पुरानी 1665 की लगभग, और उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो एक बार अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए थे, तो उन्होंने लेंस को इकट्ठा करके एक छोटी सी डिवाइस बनाई और उसका नाम रखा सूक्ष्मदर्शी। और उन्होंने क्या किया कि अपनी लैब में ही रखा एक बोतल था, कांच की बोतल थी, उसके ऊपर कॉर्क का एक ढक्कन लगा हुआ करता था। कॉर्क का मतलब होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ होता है, यानी कि एक तरह की लकड़ी होती है जिसे कॉर्क कहते हैं, वो उसके ऊपर लगा हुआ था। उन्होंने कॉर्क को लिया, उसको काटा और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि जिस तरह से एक मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही ढेर सारी उनको संरचनाएं दिखाई पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये जो संरचना है ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है तरह है, और इसमें क्या है छोटे छोटे छेद हैं। तो जो छोटे छोटे छेद है वो कमरे की तरह है। तो उन्होंने कहा कि ये कमरे की तरह है, इसलिए उसका नाम रखा सेल। तो सेल का मतलब होता है कमरा। तो सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था, और कोशिका जो देखी थी एक्चुअल में वो एक मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। और जो मृत कोशिका देखी थी वो पेड़ पौधे की कोशिका थी, और वो भी उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखा था। इसके बाद क्या था, एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने भी अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा। और जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। और सबसे अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का कंफ्यूजन और हो सकता है रॉबर्ट हुक में और रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों कोशिका के नाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उसकी खोज की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखने का तरीका, क्योंकि लोगों को यहाँ हो सकता है कंफ्यूजन कि रॉबर्ट हुक थे कि रॉबर्ट ब्राउन, और जब आप पेपर परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं ना तो दिमाग बड़े खेल खेलता है। अभी नॉर्मल बैठे हैं आप तो आपको चीजें बड़े अच्छे से याद रहेंगी, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो दिमाग क्या होगा ना, दिमाग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। जैसे दिमाग क्या करता है कि अगर घोड़ा भी बना होगा तो उसको वो गधा दिखने लगता है पेपर में।
तो वैसे ही दिमाग को इस ढंग से भी हमें ट्रेन करना है कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठें तो वहाँ पे किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नहीं तो क्या होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं पेपर देके, कहते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया आता हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसीलिए ध्यान से समझिए। रॉबर्ट हुक याद रखने का तरीका क्या है, आपने एक मधुमक्खी का छत्ता लिया और एक हुक है उसमें ले जाकर के ऐसे फंसा दिया, है ना। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझिए। बाकी हम समझेंगे कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कोशिका की संरचना कैसी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों आपको याद होगा, आपने एक मूवी देखी हुई थी और उस मूवी का नाम था, है ना आप जानते होंगे, समझ जाएंगे। लेकिन उस मूवी के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था माहिष्मती साम्राज्य। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसका नाम है कोशिका। और जिस तरह से कोई भी साम्राज्य होता है या राज्य होता है उसकी एक अपनी सीमा होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है, उसी तरह से जो कोशिका रूपी साम्राज्य है उसकी एक अपनी एक बाउंड्री है, उसकी एक सीमा है। और उस बाउंड्री का नाम, कोशिका की बाउंड्री का नाम है कोशिका झिल्ली, है ना। तो कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी क्या होती है, बाउंड्री होती है, सीमा होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब साम्राज्य है तो साम्राज्य को चलाने वाला राजा भी होता है और उस राजा का जो घर होता है वो किला होता है ना। तो इसी तरह से जो कोशिका होती है उसके अंदर एक किला बना होता है और उस किले का नाम होता है केंद्रक। और जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षा चाहिए ना राजा को, तो इसलिए दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है केंद्रक। यानी कि जो किला होता है कोशिका का उसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो राजा होता है उस राजा का नाम होता है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म होता है राजा का, यानी कि DNA का। तो जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन होता है, DNA होता है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद जो राजा का जो किला होता है उसके अंदर भी एक छोटा सा एक ऐसा कमरा होता है जो पर्सनल राजा और रानी के लिए होता है। तो उस जो नाभिक के अंदर भी एक छोटा सा एक और कोशिकांग होता है और उस कोशिकांग का नाम होता है केंद्रिका। उसका नाम क्या होता है, केंद्रिका। जैसे केंद्रक होता है वैसे केंद्रिका होता है। तो केंद्रिका क्या होता है, केंद्रिका के अंदर बैठी होती है राजा की रानी, जिसका नाम होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो RNA होता है जिसको कहते हैं RNA यानी कि जो राजा की रानी होती है, ऐसे याद रखिए। तो जो RNA होता है ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो कोशिका जो केंद्रक होता है वो कितनी झिल्ली से बना होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर RNA भी होता है और इसके अंदर DNA भी होता है। DNA जो होता है और RNA जो होता है यही मिलकर के पूरी कोशिका को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का ब्रेन यानी कि कोशिका का मस्तिष्क यानी कि कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि जब राजा है तो राजा की प्रजा भी होती है। उसी तरह से जब राजा है DNA तो उसी तरह से इनकी प्रजा जो होती है उनको कहते हैं कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग। तो जो राजा की जो प्रजा है ये 3 तरह की प्रजा है। पहली प्रजा ऐसी है जो डबल कपड़े पहन करके घूमती है, और दूसरी टाइप की प्रजा ऐसी है जो एक सिंगल कपड़े पहन के घूमती है, और तीसरी टाइप की प्रजा आप समझ ही गए जो बिल्कुल नंगे घूमती है यानी कि कपड़े ही नहीं पहनती है ना। तो एक एक को हम समझते हैं अच्छे से। देखिए याद रखने के तरीके हैं और मैं वादा करता हूं कि जब आप ये टॉपिक खत्म करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। और अभी जब मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो कैसे अच्छे से दिमाग में सेट हो रहा है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो राजा की जो प्रजा है, तो पहले हम बात करते हैं ऐसी प्रजा की जो डबल कोट वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे राजा है, अब राजा की प्रजा है तो सभी को क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए। तो बिजली हमें जो हम लोग क्या जो गली मोहल्लों में बिजली कैसे मिलती है, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके बाद पावर हाउस होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, वहां से हमको बिजली मिलती है। उसी तरह से कोशिका को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जो मिलती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा यहीं से मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो जूते के आकार का होता है। दूसरा क्या होता है, अब यहाँ पर एक फैक्ट्री भी होती है कोशिका के अंदर, और वो जो फैक्ट्री होती है वो प्रोटीन का उत्पादन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और ये जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है इसके जो मजदूर होते हैं वो बिना कपड़ों के होते हैं, है ना, नंगू होते हैं यानी कि नंगे होते हैं।
इनके नंगे का मतलब है कि इनमें किसी भी तरह की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है कोशिका का, राइबोसोम होता है। ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद क्या होता है कि जब प्रजा है तो इसी तरह से क्या होता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं कि रास्ते होते हैं। जिस तरह से क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, जब तक मैं ये शर्ट में पहने हूँ तब तक ये शर्ट का जो आकार है मेरे शरीर के आकार में फिट बैठ रहा है, और जैसे ही मैं शर्ट को उतार करके रखता हूँ तो ये कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही इंसान के शरीर में 206 हड्डियां हैं, अब 206 हड्डियां पूरी निकाल दीजिए और उसको ऐसे बाल से पकड़िए और ऐसे जब ऐसे आप छोड़ देंगे तो वो कपड़े की तरह सिकुड़ जाता है शरीर। यानी कि शरीर की बनावट को मेंटेन करने का काम करता है हड्डियां। उसी तरह से जो कोशिका होती है उसके आकार को बनाए रखने का काम करती है एक तरह की संरचना होती है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं इसको। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक हाईवे की तरह होता है। जिस तरह से हम लोग की दुनिया में ढेर सारे सड़क होते हैं, रास्ते होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ जो रास्ते होते हैं उस रास्ते को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रास्ते होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ रास्ते दो तरीके के होते हैं, एक गड्ढे वाले रास्ते होते हैं और दूसरे रास्ते ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्मूथ बने रहते हैं, जैसे राजधानी वगैरह में देखने को मिल जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो हाईवे होता है कोशिका का वो दो तरीके का होता है। एक उबड़ खाबड़ वाला रास्ता होता है और एक बिल्कुल प्लेन रास्ता होता है। तो जो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं उसको खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो बिल्कुल प्लेन सड़क होती है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती है, ये दो तरीके की होती हैं। तो पहला का नाम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे का नाम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये किसका निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी तरह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किसका निर्माण करता है, ये लिपिड का निर्माण करता है। उसके बाद हम समझते हैं कि जब ये जो रास्ता है इसके अंदर किसी ना किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नाभिक के चारों ओर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पूरी कोशिका में फैला होता है, क्योंकि पूरी कोशिका के आकार को मेंटेन करने का काम करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रास्ता है तो रास्ते को जो ट्रैफिक होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करने वाला कौन होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है। इसी तरह से कोशिका में भी एक ट्रैफिक पुलिस होता है जो कि प्रोटीन के आवागमन को नियंत्रित करता है और उसका नाम होता है बड़े बड़े गाल वाला पुलिस। याद रखने का तरीका क्या है कि याद रखिए कि एक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है कोशिका के अंदर, उसके गाल बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। और गाल से याद रखिए उस ट्रैफिक पुलिस का नाम है गोल्गी काय, यानी कि गोल्गी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन होता है, गोल्गी काय होता है। और ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का आवागमन होता है उसको नियंत्रित करता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो प्रोटीन बनता है और जो प्रोटीन बन करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है उसको क्या करता है, पैकेज करने का काम करता है ये ट्रैफिक पुलिस वाला। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अगला बात करते हैं, अगला जो दुनिया की बात करते हैं। जिस तरह से क्या होता है कि हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, हम लोग ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जहाँ पर क्या होता है, हवा भरी है। यानी कि जैसे एक मछली होती है वो पानी की दुनिया में रहती है, यानी कि वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। ठीक वैसे ही हम इंसान जो है, हम इंसान हवा की दुनिया में रहते हैं, यानी कि हम हवा के समुद्र में रहते हैं। और अगर हमें हवा से बाहर निकाल दिया जाए यानी कि हमें अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाए तो हम लोग मर जाएंगे, यानी कि हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो वैसे ही जो कोशिका की जो दुनिया है इसके अंदर जो कोशिकांग है, राजा रानी है, ये सब कुछ रहते हैं एक अर्ध तरल पदार्थ में। अर्ध तरल पदार्थ में या अर्ध तरल जो पदार्थ होता है ये दो तरीके का होता है। एक ऐसा पदार्थ अर्ध तरल पदार्थ जिसमें सभी प्रजाएं रहती हैं यानी कि सभी कोशिकांग रहते हैं, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। और ऐसा अर्ध तरल पदार्थ जिसमें जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो नाभिक होता है उसका डीएनए और आरएनए रहता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य जो होते हैं इन दोनों को एक रूप में अगर कहा जाए तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के कॉम्बिनेशन को यानी कि दोनों को मिश्रित रूप से कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद जो
हम अगली जो कोशिकांग की बात करते हैं वो है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हम लोग की भी दुनिया में कोई ना कोई सुसाइड करता है, वैसे इनकी दुनिया में भी एक सुसाइड करने वाला रहता है, और वो जो सुसाइड करने वाला रहता है उसको बोलते हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं और ये क्या काम करता है? देखिए इसका भी बहुत बड़ा उपयोगिता है। हम जानते हैं कि देखिए जो जन्मा है वो मरेगा, इसी तरह से जो शरीर है हमारा, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं सभी का एक अपना अपना जीवन काल होता है। जैसे हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका जो लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। उसी तरह हमारे शरीर के हर एक कोशिका का एक अपना जीवन काल होता है। तो होता क्या कि जब कोशिका जब खत्म होने वाली होती है तो क्या करते हैं कि उसको एकदम से पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, या फिर बाहरी जो पदार्थ होता है हमारे शरीर में आकर के जो विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है उसको खत्म करने के लिए क्या होता है कि लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ जल अपघटनीय पदार्थ, ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको जल अपघटनीय कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जब ये फटता है तो इसके फटने से वो जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ कोशिका के अंदर कुछ भी हो सब कुछ पचा देते हैं, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या करता है ये पचा करके रख देता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो उम्मीद है राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले कोशिकांग की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कोशिकांग की जिसका नाम है तारक काय। तारक काय क्या होता है? तारक काय एक ऐसा कोशिकांग होता है जो कि कोशिका के विभाजन में मदद करता है। इसका आकार बैलगाड़ी के पहिए के आकार का होता है। चित्र में आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, यही है तारक काय। और इसी से ही क्या होता है, ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखता है और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक और कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है रसधानी। रसधानी क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक डस्टबिन होता है, और अगर आप शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर कभी शहरों में जब क्या होता है कि सुबह सुबह जो घरों से कचरा होता है वहाँ पर एक गाड़ी आती है नगर निगम की, वो क्या करती है कचरे को लेकर के चली जाती है। इसी तरह से कचरे को फेंकने का जो हम लोग जो कचरा निकलता है वो कहीं ना कहीं फेंका ही जाता है। हम लोग जो घरों में रखते हैं अगर कचरे को तो वो डस्टबिन के अंदर रखते हैं। उसी तरह से जो कोशिका होती है इसके अंदर भी जो ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए वेस्ट का प्रोडक्ट का काम करते हैं, कचरे का काम करते हैं, उसको कहाँ पे रख दिया जाता है? उसको रसधानी में रख दिया जाता है। और रसधानी को क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। इस तरह से जो रसधानी होता है वो क्या होता है कि एक कचरा हाउस होता है जहाँ पर कोशिका के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है। इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भी होते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि कोशिका के काम के नहीं होते हैं, इसलिए जो वैक्यूल्स होता है इसको रसधानी भी कहते हैं। और रसधानी जो होता है ये कोशिका के लिए एक कचरा स्टोर करने वाला एक डस्टबिन की तरह काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो कोशिका है यानी कि जो जीव जो एनिमल है यानी कि जो जंतु है, जंतु कोशिका के बारे में हमने ये समझ लिया इसकी संरचना कैसी होती है। अब जो हम समझेंगे वो मिसलेनियस पॉइंट यानी कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि पेपर में महत्वपूर्ण होते हैं उनको भी हम समझेंगे। यानी कि अभी तक जो हमने समझा वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन और भी पॉइंट जो कोशिका से संबंधित है और पेपर की दृष्टि से आ सकते हैं, अब हम उसको भी डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसको जरूर बताइए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कमेंट्स बॉक्स आपका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।